Hello, Balak. So, we are done with our different theories and approaches, relevance and irrelevance theory, capital structure का impact, value of form. ये हमारा एजेंडा था जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा, राइट? आगे बढ़ेंगे. नाउ देयर आर फ्यू मोर थिंग्स जो अभी तक हमने कंसीडर नहीं किया था. अभी तक हमने कुछ चीज़ों को कंसीडर नहीं किया था और उसी को कवर करने के लिए वी हैव सम अदर थियरी एज वेल. इन थियरीज को हम यहाँ देखेंगे. तो नंबर 6 कर लो. इसका इररिलेवेंस या रिलेवेंस से कोई लेना देना नहीं है. आप इसको नंबरिंग नहीं करो तो ज़्यादा बेटर होगा ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो. तो फर्स्ट थिंग टुडे इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी इज द ट्रेड ऑफ थियरी. इसको देखने जा रहे हैं. ट्रेड ऑफ थियरी को देखने जा रहे हैं. ट्रेड ऑफ थियरी को देखने जा रहे हैं. ट्रेड ऑफ थियरी को देखने जा रहे हैं. ट्रेड ऑफ थियरी क्यों आया, कि क्या इसका रेलेवेंस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अ थियरी विच इज एमएम विद टैक्स. और एमएम विद टैक्स में हमें बहुत अच्छा खासा वी गॉट आर ऑल कॉन्सेप्ट्स वर जस्टिफाइड, राइट? यहाँ हमने टैक्सेशन के अफेक्ट को भी देखा था और टैक्सेशन को अफेक्ट को देखते हुए वी हैव सीन that how we can calculate the overall cost of capital, the value of firm, the cost of equity, right? So we have seen that. और हमने यहाँ ये भी सीखा था कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म जो होता है दैट इज बेसिकली अ वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट. तो टैक्स बेनिफिट हमारा क्रिएट हो रहा था, टैक्स शील्ड क्रिएट हो रहा था और ये टैक्स बेनिफिट हम कैलकुलेट करते थे टीडी से. जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हमारा क्या था, टैक्स शील्ड था, राइट? तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास में हमने इसको अच्छी तरह से समझा था. ओके अब ट्रेड ऑफ थियरी क्या कहता है? कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने टैक्सेशन को तो कंसीडर कर लिया, बट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. अब सबसे पहला सवाल आता है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हाउ इट इज कनेक्टेड विद द लीवरेज, हाउ इट इज कनेक्टेड विद द लीवरेज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. एक आता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस and another is agency cost. Financial distress and agency cost was left out in MM with tax. It was not considered. It was not there in MM with tax. क्या हमने कभी financial distress और agency cost की बात की थी? नहीं की थी. और इन्हीं दो को कंसीडर करते हुए बेसिकली आपका आता है ट्रेड ऑफ थियरी. ट्रेड ऑफ थियरी कंसीडर्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड एजेंसी कॉस्ट. इसी को हमें समझना है. अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात. मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की अगर हम बात करें तो हाउ इट इज कनेक्टेड विद द डेट, एंड एजेंसी कॉस्ट की बात करें तो हाउ इट इज कनेक्टेड विद द डेट. यानी कि ये दोनों ही कॉस्ट लीवरेज से कैसे कनेक्टेड है. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फॉर्म, राइट? तो थोड़ा सा क्या होगा, आप बोलोगे थोड़ा सा ना कहा जाए, बल्कि ये कहा जाए कि एमएम विद टैक्स में या एमएम के थियरी में सिग्निफिकेंट चेंज आता है अगर हम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और एजेंसी कॉस्ट को कंसीडर करें तो, राइट? तो सबसे पहला एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखो. क्या बोलोगे? ट्रेड ऑफ थियरी डील्स विद cost of financial distress and agency cost. Cost of financial distress and agency cost. Here one thing we have to keep in mind: when cost of financial distress and agency cost is considered, agency cost are considered, then MM results are changed significantly. So what we have to do is we have to consider the financial distress and the agency cost of bankruptcy. We have to consider
और उसके बाद हम देखते हैं कि एमएम के रिजल्ट में सिग्निफिकेंट चेंज आता है. ट्रेड ऑफ थियरी कंसीडर्स द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड द एजेंसी कॉस्ट. राइट, इसको हमें समझना है. राइट, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों कॉस्ट को देखेंगे वन बाय वन. दोनों को पहले हम दोनों के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है और एजेंसी कॉस्ट क्या होता है. एंड वंस वी आर डन विद दैट, देन वी विल मूव टू कि ये वैल्यू ऑफ फर्म को किस तरह से अफेक्ट करता हुआ हमारे को दिखाई देगा. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ जाएंगे. तो ट्रेड ऑफ थियरी इज बेसिकली ट्रेड ऑफ बिटवीन डेट एंड इक्विटी. विद इंक्रीजिंग फाइनेंशियल लीवरेज, जो आपका जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है दैट विल इंक्रीज. फाइनेंशियल लीवरेज जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोड आएगा, यानी कि फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस उतना बढ़ता है, और जितना ज़्यादा फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ेगा प्रेशर आपको कंपनी पे उतना ही दिखाई देगा. तो सर्टेनली इट इज कनेक्टेड विद द लेवल ऑफ डेट, एंड लेवल ऑफ डेट इज नथिंग बट द लीवरेज. एंड सर्टेनली व्हाट वी हैव टू डू हियर इज we have to understand, first of all we have to understand what is the cost of financial distress. तो हेडिंग करना cost of financial distress. अब जरा देखो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में किस तरह के कॉस्ट्स हमारे को आते हैं. जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की बात करोगे तो यहाँ दो तरह के कॉस्ट होते हैं आपके, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं. अब ये डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो सकता है, जरा समझो इस बात को. मान लो द फर्म इज ऑन द वर्ज ऑफ व्हाट, bankruptcy. Bankruptcy हो सकता है when you are not able to fulfill your obligations and you are going for bankruptcy. In that case there are a lot of legal and administrative expenses. ये जो legal and administrative cost है जो हो सकता है, that's basically a direct cost under the cost of financial distress. तो आप क्या कहते हैं सर, एक तो हमारा हो सकता है legal and administration costs, legal and administration cost, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का. राइट, नाउ व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू गेट लिक्विडेटेड, तो आप अपने एसेट को बेचोगे. राइट, जब आप अपने एसेट को बेचने की बात करते हैं, देन देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट और सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द क्रेडिटर. और ये शेयर होल्डर और क्रेडिटर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, दैट आर्ग्यूमेंट डिलेज द प्रोसेस. और वो जो प्रोसेस डिले होगा उसका भी कॉस्ट आएगा. तो पहला हो गया लीगल कॉस्ट. दूसरा आपने क्या कहा, आर्ग्यूमेंट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स डिलेज द लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स. इनका आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स को डिले करेगा. So that will be for sure. Right? So argument between shareholder and creditor delays the liquidation of asset and it will have its own cost. अब जितना delay करोगे you will be incurring costs. Right? Now again there is one thing. Why we say that incorporation is easy than the liquidation? Why liquidation is difficult? तो आइडिया बड़ा सिंपल है. देखो होता क्या है कि when you are liquidating your company, right? तो अगर आप कंपनी को लिक्विडेट करते हैं तो उस कंडीशन में you have to sell your assets. और ज़्यादातर एसेट जो है वो आप लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हो, तो ज़्यादातर एसेट का जो है वो आपको स्क्रैप वैल्यू पे बिकेगा, और वो भी उसमें भी आपको जेन्युइन प्राइस मिल जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो एक अनदर स्ट्रेस हियर यू विल बी फेसिंग इन टर्म्स ऑफ कि व्हेन यू आर गो फॉर द लिक्विडेशन ऑफ एसेट यू विल हैव टू सेल इट ऑन चीपर प्राइसेस. और जब आप चीपर प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं तो वो भी आपका कॉस्ट में काउंट हो सकता है. तो आप क्या बोलोगे, एसेट्स सोल्ड in distressed condition assets sold in distressed conditions usually fetch lesser value. तो अगर आप डिस्ट्रेस कंडीशन में एसेट बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपका जाहिर सी बात है यू विल बी एबल टू फेच लेसर वैल्यू. दो रीजन मैंने आपको बताया. पहला रीजन तो ये होता है कि काफ़ी समय से आप एसेट को यूज़ कर रहे हैं, तो एसेट डिटोरिएट हो रहा है, उसका फिजिकल डिटोरिएशन हो रहा है, तो आप उसे बेचोगे तो आपको स्क्रैप में बेचना होगा. दूसरा रीज़न ये है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लिक्विडेशन, तो बैंकरप्सी है आपकी, आप लिक्विडेट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में आप ये सोचना कि मेरे को फेयर वैल्यू मिल जाएगा, ये होता नहीं है जनरली. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई वी से, और फाइंडिंग बायर इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. तो बायर फाइंड करना, बायर को अप्रोप्रिएट प्राइस पे बेच पाना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज अनदर कॉस्ट.
ये तीन जो है, ये तीन डायरेक्ट कॉस्ट है। व्हेनेवर अ फर्म फेस बैंकरप्सी, ये तीन कॉस्ट आपको डायरेक्टली दिखाई देगा। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, आर्ग्यूमेंट बिटवीन शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर है जिसकी वजह से प्रोसेस डिले होगा, और तीसरा आपने कहा असेट को जब हम लिक्विडेट करने जाते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट फेयर वैल्यू फॉर दैट, राइट। सो दीज आर योर डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन क्या सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट होता है? नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा देयर आर सर्टेन इनडायरेक्ट कॉस्ट्स एज वेल। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के केस में यू विल बी फेसिंग सम इनडायरेक्ट कॉस्ट एज वेल। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? तो सबसे पहला होता है मैनेजर्स मायोपिया। अब व्हाट डू मीन बाय मैनेजर्स मायोपिया? सो मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट की दृष्टि को मायोपिया कहते हैं ना, कि आपको नजदीक की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। देखो यहाँ सर्वाइवल पे इशू होने जा रहा है, बैंकरप्सी की हम बात कर रहे हैं, लिक्विडेट करने की बात कर रहे हैं। तो मैनेजर की टेंडेंसी क्या होती है? मैनेजर अब वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान नहीं देता। वैल्यू क्रिएशन लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट है, हम जानते हैं वैल्यू क्रिएशन टेक्स टाइम, और उसमें आपको अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना होता है। बट यहाँ मैटर ऑफ सर्वाइवल है, और जैसे ही मैटर ऑफ सर्वाइवल होगा तो मैनेजर की जो सोच है वो ऐसी हो जाएगी कि शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करो, जैसे भी सर्वाइव करना है, बाय फॉरगोइंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। कस्टमर सपोर्ट को फॉरगो कर सकते हो, प्रोडक्ट क्वालिटी को फॉरगो करना शुरू कर देगा मैनेजर वो हर एक काम करने की कोशिश करेगा जिससे कि वो शॉर्ट टर्म में क्या करे, सर्वाइव करे। और ये शॉर्ट टर्म का सर्वाइवल का जो टेंडेंसी है ये वैल्यू को हार्म करेगा। सो दैट विल सर्टेनली विल क्रिएट अ कॉस्ट, बट दैट कॉस्ट इज व्हाट? इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो कैसा हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज द कमिटमेंट ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, उनकी कंपनी को लेके कमिटमेंट विल रिड्यूस, यस और नो। सपोज यू आर अ क्रेडिटर, यू लेंड मनी टू कंपनीज, तो ऐसी कंपनीज विच इज अंडर ह्यूज डेट, which is under financial distress, the company is not able to meet the obligations, company is not making lot of profit, तो उस कंपनी के प्रति आपकी कमिटमेंट क्या होगी? तो आपकी कमिटमेंट रिड्यूस करेंगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ सकता है, जहां हम कहेंगे कि डिफरेंट स्टेक होल्डर का जो कमिटमेंट होता है टुवर्ड्स कंपनी, दैट गेट्स रिड्यूस्ड एंड दैट अल्टीमेटली अफेक्ट, राइट। सो आप क्या कहते हो? यहां दो चीजों की आपने बात करी, मैनेजर sacrifice long term value creation and focuses on short term survival this will create cost। और सेकंड हमने कहा employees, customers, creditors and other stakeholders dilute their commitment to firm. So this is your indirect cost. So this is the cost of bankruptcy, right? डेट को आप बढ़ाते हो, आपके पास डेट से टैक्स शील्ड बनता है, तो जाहिर सी बात है फायदा है। बट क्या आपने बैंकरप्सी कॉस्ट को कंसीडर किया? क्या आपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट को कंसीडर किया? अगर आपने कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को कंसीडर नहीं किया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि विद इंक्रीजिंग लीवरेज आपका ये स्ट्रेस बढ़ेगा। विद डिस्ट्रेस में आप कब चले जाते हैं? व्हेन यू आर नॉट एबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस। आप ऑब्लिगेशंस को मतलब आपकी अर्निंग ही उतनी नहीं होती, राइट। तो इन दैट केस यू गेट इनटू डिस्ट्रेस। तो क्या आपने डिस्ट्रेस की पॉसिबिलिटी को कंसीडर किया था? नहीं किया था आज से पहले आपने। तो व्हाट in trade-off theory, what we are going to do is we are going to consider both the cost. First, the cost of financial distress, and financial distress can be caused by increasing level of debt. डेट को अगर मैं जरूरत से ज्यादा बढ़ाऊं तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है, और अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है तो उसके कॉस्ट को मुझे कंसीडर करना होगा, बोथ डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। तीन आइटम को हमने डायरेक्ट कॉस्ट में रखा है, दो आइटम को इनडायरेक्ट में, इतना काफी है, इतने को ध्यान में रखना, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज माई कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब यहां हमें क्या इन्फ्रेंस निकालना है, यहां क्या कंक्लूजन हमें देना है? हम क्या बोलेंगे? डेट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर
major contributor to financial distress. Debt is a major contributor to financial distress. With debt, there comes fixed financial charges, and you will have to pay them. So with increasing level of debt, your fixed obligation also increases. So debt contribute to financial distress. It's a major contributor to financial distress, right? Higher the debt, जितना ज्यादा हम डेट का वैल्यू बढ़ाते हैं, क्या बोलोगे? Higher the debt, higher the probability of, higher the debt, higher the probability of financial distress. Higher the debt, higher the probability of financial distress. डेट का पोर्शन जितना ज्यादा होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा. डेट का पोर्शन जितना ज्यादा होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, राइट? अगर जरूरत से ज्यादा अगर हम डेट क्रिएट कर देते हैं, डेट ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं वी कैन गो फॉर बैंकरप्सी एज वेल. सो डेट एक लिमिटेड में ही होना चाहिए. एनीवे, what we had to understand here is the cost of financial distress. I hope it is clear. And how financial distress is connected with the leverage. तो हम कहते हैं with increasing leverage, the probability of financial distress also increases. Because with increasing leverage, we are getting fixed obligation that a company must meet, right? So in this case, financial distress cost में हमने कहा था अगर bankruptcy की नौबत आती है तो we have direct cost and we have indirect cost. Direct cost में हम कहते हैं legal and administrative expenses हो सकते हैं. फिर हमने कहा argument between shareholder and creditor will delay the process, and then at last we say that the asset will be sold at the lower prices because there are two problems. First, it's very difficult to find buyer, and the second, the assets are being used for many years, so physical deterioration is a normal process which will happen. As a result, we won't be able to get asset higher price for our asset. तो वो नहीं मिलने वाला है. तो ये हमारा कॉस्ट क्रिएट हो रहा है डायरेक्ट में. इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने कहा मैनेजर्स मायोपिया, निकट की दृष्टि उसकी ज़्यादा चलती है, दूर के बारे में वो सोच ही नहीं पाता. फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जाहिर सी बात है वो एफिशिएंसी पे ध्यान देगा, वैल्यू सेक्रीफाइस करेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी सेक्रीफाइस करेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सेक्रीफाइस करेगा शॉर्ट टर्म के सर्वाइवल के लिए, एंड दैट विल क्रिएट द कॉस्ट, राइट? और सेकेंड हमने क्या कहा कि कमिटमेंट डाइल्यूट हो जाता है. जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उनका कमिटमेंट डाइल्यूट होता है टू द कंपनी, सो दैट विल आल्सो क्रिएट कॉस्ट. तो ये हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गए. और डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपने कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को देखा. फर्दर आपने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया. आप कहते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज बेसिकली, इसका मेजर कंट्रीब्यूटर डेट होता है. डेट जितना ज्यादा होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो दिस इज माय कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. सेकंड, वी हैव टू सी द एजेंसी कॉस्ट. अब एजेंसी कॉस्ट को अच्छी तरह से समझ लो. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तब तो ठीक है, वहां आप एजेंसी कॉस्ट को पढ़ते हैं. अदरवाइज ध्यान से सुन लो, फर्स्ट चैप्टर में भी हम समझते हैं और यहां भी मैं आपको बताता हूं एजेंसी कॉस्ट क्या होता है, राइट? नाउ टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लो और ध्यान से सुनना. एजेंसी कॉस्ट आपको साफ साफ दिख जाएगा इस एग्जांपल में. मान लो एक कंपनी है, तो आपको तो पता है कौन सी कंपनी होगी भाई, रामलाल लिमिटेड होगा. अब ये कोई रामलाल लिमिटेड कंपनी है ना? इसके पास लेट्स से असेट है, assets worth rupees 500 करोड़, 500 करोड़ का, सॉरी 500 करोड़ का, 500 करोड़ का इसके पास एसेट है, ठीक है? अब ये जो एसेट है ये कैश में है या कैश इक्विवेलेंट है? कैश और कैश इक्विवेलेंट ऐसे मान लो. ये जो एसेट है वो कैसे में है, कैश है या कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है? नाउ सी दिस कंपनी हैज अ डेट. इस पे एक डेट, इसके पास डेट है विद पार वैल्यू ऑफ 540 करोड़ कर दो, 540 करोड़. तो 540 करोड़ का इसके पास क्या है, डेट है. मैच्योरिंग इन अ ईयर फ्रॉम नाउ. तो एक साल में ये क्या होने वाला है, मैच्योर होने वाला है. सो वी गॉट द डेट एज वेल. तो 500 करोड़ का इसके पास क्या है, एसेट है, और 540 करोड़ का इस पे क्या है, डेट है, ठीक है? नाउ व्हाट ये फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे आओ.
Now, if X Limited invest in a secure certificate, मान लो सिक्योर सर्टिफिकेट है, कोई रिस्क फ्री है पूरी तरह से, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रिस्क फ्री है पूरी तरह से, देन इट कैन गेट इंटरेस्ट ऑफ 8%। कितने का इंटरेस्ट मिल जाएगा इसको? 8% का। तो देखो पहला ऑप्शन ये है एक्स लिमिटेड के पास। नाउ देयर इज अ एक्स लिमिटेड जिसके पास 500 करोड़ का एसेट है, 540 करोड़ का डेट है। अब इनके पास ये 500 करोड़ का जो एसेट है दैट इज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब पहला ऑप्शन हम ये दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, पहला ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का है कि एक्स क्या कर सकता है, एक सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में रिस्क फ्री है पूरी तरह से, उसमें डिपॉजिट कर सकता है, राइट। तो उस कंडीशन में उसे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल की बात है, राइट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं 540 करोड़ ऑफ डेट मैच्योरिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल पे ही हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक साल के बाद उसको 540 करोड़ का वापसी करना है और 8% उसको मिल सकता है अगर उसने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया सिक्योर सर्टिफिकेट में। इसमें अगर इस इन्वेस्ट करता है तो ये रिस्क फ्री है, इसमें उसको किसी तरह का रिस्क नहीं है, उसको 8% मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो 500 करोड़ का 8% उसे मिल जाएगा अगर वो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो 500 करोड़ का 8% कितना हो गया, 40 करोड़। तो उसे 40 करोड़ का इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर वो इस रिस्क फ्री एलिमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो। बट इसके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, और इट कैन इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। ये क्या कर सकता है, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है which will either be worth 1000 crores or nothing, ठीक है। नाउ सी दिस एग्जांपल केयरफुली। क्या कह रहा है ये, रामलाल लिमिटेड है, 500 करोड़ का उनके पास मान लो कैश है और 540 करोड़ का उनके पास डेट है, 540 करोड़ का डेट है, 500 करोड़ का एसेट है। अब ऑप्शन ये है कि इसका इन्वेस्टमेंट वो किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने कहा दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके पास है। पहला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन इन्वेस्ट इन अ सिक्योर सर्टिफिकेट दैट इज कंप्लीटली रिस्क फ्री एंड दे विल बी गेटिंग 8% ऑफ रिटर्न। और दूसरा सिचुएशन ये है कि वो पूरा का पूरा 500 करोड़ एक प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, वो प्रोजेक्ट है उनके पास। इस प्रोजेक्ट में एक साल के बाद या तो वो 1000 करोड़ बन जाएगा या वो कुछ नहीं बचेगा, है ना, नुकसान ही हो जाएगा पूरी तरह से। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज रिस्की ऑप्शन। द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज रिस्क फ्री एंड द सेकंड ऑल्टरनेटिव इज रिस्की ऑप्शन। आप मुझे बताओ कि एज अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ रामलाल लिमिटेड आप क्या करोगे? अगर मैं कहूं कि यू आर द मैनेजर, यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ रामलाल लिमिटेड, तो आप क्या करोगे? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। सोच लिया आपने अपना आंसर? सोच लिया होगा, ठीक है। किस ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, राइट? तो अब होगा क्या, देखो हाउ द फाइनेंशियल मैनेजर विल थिंक। अगर हम इसमें देखें हाउ द फाइनेंशियल मैनेजर विल थिंक, देखो क्या सिचुएशंस बन रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजर अगर ऑप्शन 1 पे जाता है, अगर ऑप्शन 1 पे जाता है और हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, ठीक है। अगर फाइनेंशियल मैनेजर ऑप्शन 1 पे जाता है तो 500 करोड़ ये क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा रिस्क फ्री आइटम में, रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करेगा। तो इसका मतलब इसको इंटरेस्ट मिलेगा कितने का, 500 करोड़ का 8%। तो 500 करोड़ का 8% मतलब 40 करोड़ का इसे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा एट द ईयर एंड, एक साल बाद। अब इस पे ऑलरेडी 500 करोड़ का डेट कितना है, 540 करोड़ का डेट है। ऑलरेडी कितने का डेट है, 540 करोड़ का डेट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 540 करोड़ का डेट है और आप 40 करोड़ का आपने इंटरेस्ट अर्न किया है और 500 करोड़ आपके पास असेट है और एक साल के बाद ये डेट क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो बाय ईयर एंड क्या हो जाएगा बताइए आप मेरे को। बाय ईयर एंड क्या करोगे आप, बाय ईयर एंड 500 प्लस 40, ये 540 करोड़ आप क्या कर दोगे, आप पे कर दोगे किसको,
पे टू डेट होल्डर, ये आपने डेट होल्डर को पे कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ये 540 करोड़ डेट होल्डर को, क्योंकि मैच्योर हो रहा है डेट, तो 500 करोड़ तो आपको देने ही होंगे, 540 करोड़ आपको देने ही होंगे। आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि 500 करोड़ का जो आपका इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको 40 करोड़ का इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल अमाउंट आपके पास 540 करोड़ है, आप दे दो डेट होल्डर को, राइट। जैसे ही आपने डेट होल्डर को पे कर दिया तो उस कंडीशन में आपका जो प्राइस है शेयर का कितने पे चला जाएगा, बताओ। आप क्या बोलोगे, सर ये तो खत्म ही हो जाएगा मामला, ये तो मामला ही खत्म हो जाएगा, प्राइस ऑफ शेयर इज गोइंग टू बी जीरो। नाउ व्हाई इट इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा एसेट क्या हुआ, हमारे को डेट होल्डर को पेमेंट करने में चला गया। ये है रिस्क फ्री, बट जरा आप एज अ मैनेजर सोचो कि आप क्या करोगे। आप बोलोगे सर इसमें तो निपट जाएंगे हम, यस और नो। तो अगर हम कहते हैं कि ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, ये तो और बड़ा बवाल है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि 500 करोड़ इन्वेस्ट करो, 500 करोड़ इन्वेस्ट करो। अब या तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1000 करोड़ में आफ्टर 1 ईयर, या ये 500 करोड़ क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, मान लो नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा आपको आफ्टर 1 ईयर। तो एज अ मैनेजर, पता है मैनेजर की टेंडेंसी क्या होगी, मैनेजर की टेंडेंसी होगी कि वो ऑप्शन 2 को ऑप्ट करे, वो ऑप्शन 2 को ऑप्ट करेगा। अगर वो ऑप्शन 2 को ऑप्ट कर रहा है तो बताओ मुझे किसका नुकसान हो रहा है। आप बोलोगे सर अगर वो ऑप्शन 1 को ऑप्ट कर रहा है, इसका मतलब उसने क्रेडिटर के बारे में सोचा कि भाई क्रेडिटर का 540 करोड़ मेरे को देना है, मैं ऑप्शन 1 में जाऊं और क्रेडिटर को दे दूं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जीरो हो जाए, कोई बात नहीं, शेयर होल्डर का जो होगा होगा। ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है मैनेजर किसके फेवर में जा रहा है, तो मैनेजर शेयर होल्डर के फेवर में जा रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के कॉस्ट पे शेयर होल्डर के फेवर में जा रहा है। बिकॉज अब ये मैनेजर ऑप्शन 2 को ऑप्ट कर रहा है, ऑप्शन 2 को अगर वो ऑप्ट कर रहा है तो 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, 1000 का एक्सपेक्टेड है उसका, और हमने कहा नथिंग भी हो सकता है, तो यू आर टेकिंग रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर। So what is happening here? This is what the agency cost is all about. So there is a conflict. The managers start thinking in favor of shareholder, and here shareholder is basically benefited in option 2, not the creditor. So this is what the agency cost is. यही आपका क्या है, एजेंसी कॉस्ट है। आप क्या कहते हैं इसको, ध्यान से वर्ड्स में लिखो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आई होप समझ में आया। अगर आपने ऑप्शन 1 बोला था तो सोचो क्यों बोला था, पूरा 540 करोड़ दे दोगे तो फिर तो शेयर प्राइस जीरो हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन 2 में जाते हैं तो या तो ये 1000 हो जाएगा या ये नथिंग रहेगा, नथिंग रहेगा तो भी आपका शेयर का वैल्यू क्या होगा, गिरेगा। तो यू आर टेकिंग रिस्क, किसके कॉस्ट पे, क्रेडिटर के कॉस्ट पे, किसके फेवर में, शेयर होल्डर के फेवर में। दिस इज व्हाट द एजेंसी कॉस्ट इज, दिस इज अ डिस्प्यूट, राइट। आप क्या कहते हैं, क्या हो रहा है यहां इस एग्जाम्पल में, साफ साफ दिख रहा है, क्रेडिटर्स बेयर द डाउनसाइड रिस्क, the downside risk of risky project. Now here creditor is bearing the downside risk of risky project, whereas shareholders enjoy upside potential. Shareholder enjoys upside potential. अगर ये ऑप्शन 2 में ये 500 करोड़ 1000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है तो भी क्रेडिटर का क्लेम कितने का है, 540 का, बाकी जो बचा वो किसका है, शेयर होल्डर का है। यानी कि शेयर होल्डर क्या कर रहा है, अपसाइड पोटेंशियल को एंजॉय कर रहा है, जबकि आपका क्रेडिटर क्या कर रहा है, क्रेडिटर इज बेयरिंग द डाउनसाइड रिस्क। अब क्रेडिटर बोलेगा ये रिस्क मैं क्यों लूं, वो बोलेगा मैं नहीं लेता ये रिस्क, तो क्रेडिटर चाहेगा कि ये रिस्क ट्रांसफर हो किस पे, शेयर होल्डर पे, और इसके लिए वो कॉवेनेंट्स लगाएगा, इसके लिए मॉनिटरिंग होगी कि भाई इस तरह की बात ना हो, हम डेट के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं उसको, इस तरह की बात ना हो, क्रेडिटर का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो जैसे ही कॉवेनेंट्स लगते हैं और मॉनिटरिंग होती है तो कॉवेनेंट और मॉनिटरिंग का जो कॉस्ट होता है दैट इज बेसिकली योर एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, क्या है एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिटर के कॉस्ट पे मैनेजर शेयर होल्डर के फेवर में डिसीजन ले रहा है, जहां क्रेडिटर क्या बोल रहा है, डाउनसाइड रिस्क झेल रहा है प्रोजेक्ट का, वही शेयर होल्डर अपसाइड पोटेंशियल को एंजॉय कर रहा है। अगर ये रिस्की प्रोजेक्ट सक्सेस भी होता है तो क्रेडिटर इज गोइंग टू गेट द सेम 540 बट द शेयर होल्डर विल बी बेनिफिटेड। सो जाहिर सी बात है एक साइड झुका हुआ आपको ये डिसीजन साफ साफ दिखाई देगा। तो आपने क्या कहा,
because shareholders may exploit creditors. Shareholders may exploit creditors. Hence, creditors seek protection. क्रेडिटर को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए कि इस तरह की बात उसके साथ ना हो, मैनेजर ऑप्शन 2 पे ना जाए, है ना। मैनेजर जो भी ऑप्शन चूज कर रहा हो वो ऑप्शन बहुत केयरफुली चूज करे जिसमें क्रेडिटर का इंटरेस्ट ना मारा जाए. तो बिकॉज शेयर होल्डर्स में एक्सप्लॉइट क्रेडिटर्स, हेंस क्रेडिटर्स सीक प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन कैसे? तो आप बोलोगे इन द फॉर्म ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स. अब जरा समझो, रिस्ट्रिक्टेड कोवेनेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा ये, और जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं कंपनी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और कंपनी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट क्रिएट होगा. तो अब क्रेडिटर कहता है कि भाई मुझे भी प्रोटेक्ट करो, और मुझे प्रोटेक्ट करो, इसके लिए क्रेडिटर क्या करेगा? रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स को अप्लाई करेगा, और जैसे रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट अप्लाई होती है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी की कम हो जाती है. राइट. सो आप क्या कह रहे हो यहां? रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स which may hamper the operational flexibility of company. Which will hamper the operational flexibility of company. Also, firm has to be monitored to ensure that covenants are adhered with. मतलब क्या है कि जो covenants अप्लाई हुआ है, जो restrictions अप्लाई हुई हैं फर्म पे कि वो किस तरह से फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसे सिचुएशन में वो covenants को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसके लिए मॉनिटरिंग भी चाहिए. इसके लिए क्या चाहिए? मॉनिटरिंग भी चाहिए. ऑल्सो फर्म हैज टू बी मॉनिटर्ड टू इंश्योर दैट covenants are being adhered with, and this cost of monitoring में कॉस्ट आएगा, नो डाउट. तो दिस कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग इज ऑल्सो पास्ड टू शेयर होल्डर. ये भी किस पे डाला गया? शेयर होल्डर्स पे डाला जाएगा. इन फॉर्म ऑफ, किस तरह से डालोगे आप? तो आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? बढ़ जाएगा. हायर कॉस्ट ऑफ डेट, ये तो आप जानते ही हो. कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा? बढ़ेगा. तो हायर कॉस्ट ऑफ डेट के टर्म में दिस विल बी पास टू द शेयर होल्डर एज वेल. सो क्रेडिटर क्या कह रहे हैं? क्रेडिटर कह रहा है कि हमारे को एजेंसी कॉस्ट है. क्रेडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजर शेयर होल्डर के फेवर में डिसीजन लेगा, और जहां शेयर होल्डर अपसाइड पोटेंशियल को एंजॉय कर रहा है वहीं जो क्रेडिटर है वो डाउनसाइड रिस्क को झेल रहा है. इससे वो बचने की बात करेगा, प्रोटेक्शन की बात करेगा, एजेंसी प्रॉब्लम से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉवेनेंट्स की बात होगी, रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स की बात होगी. रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स हमारे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है. अब ये रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट भाई आपने कहा भाई थियरी हो गई, लिख तो दिया हमने पेपर में, हो तो गया भाई एग्रीमेंट, भाई ऐसे होगा, बट क्या वो फॉलो हो रहा है? तो उसके लिए मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, तो मॉनिटरिंग का भी कॉस्ट आएगा. तो मॉनिटरिंग का कॉस्ट भी अल्टीमेटली किस पे जाएगा? शेयर होल्डर पे जाएगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ डेट. सो दिस इज व्हाट द एजेंसी कॉस्ट. तो दो कंपोनेंट हमारे पास साफ साफ दिख रहा है ना. दो कंपोनेंट हमारे पास साफ साफ दिख रहा है. देखो, एक हमने क्या कहा? एक हमने कहा डिक्रीज्ड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. अब मुझे एक बात बताओ, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के गिरने का मतलब क्या है? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के कम होने का मतलब क्या है? तो आप बोलोगे सर लॉस ऑफ एफिशिएंसी, कंपनी की एफिशिएंसी कम होगी. कैसी फ्लेक्सिबिलिटी कम है? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम है, एफिशिएंसी कम होगी. आप अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं बहुत कुछ, तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी होगा. प्लस दूसरा था हमारा कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग. हमने कहा था उन कॉवेनेंट्स को मॉनिटर करने की भी जरूरत है, तो दूसरा हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग. तो एक हो गया जो
डिक्रीज्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से लॉस ऑफ एफिशिएंसी और एक कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग, और ये दोनों मिलके बनता है आपका एजेंसी कॉस्ट। ये दोनों मिलके बनता है आपका एजेंसी कॉस्ट। तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी जो हुआ और प्लस जो आपका कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग है, दैट गिव्स यू एजेंसी कॉस्ट, एंड दैट एजेंसी कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड, जो अभी तक आपने कंसिडर नहीं किया था। तो दो एस्पेक्ट, आई होप इट इज क्लियर, है ना। दो एस्पेक्ट है, एक है आपके पास क्या, एक आपने कहा ट्रेड ऑफ थियरी में वी कंसीडर द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। जब हम लिवरेज को बढ़ाते हैं, डेट बढ़ता है, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है, हो सकता है, तो भाई आपको उसे कंसीडर करना चाहिए, आपको बैंकरप्सी कॉस्ट को कंसीडर करना होगा, आपको दोनों इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट को कंसीडर करना होगा, राइट। प्लस आपने कहा एजेंसी कॉस्ट भी आएगा क्रेडिटर के लिए। क्यों आएगा एजेंसी कॉस्ट? एजेंसी कॉस्ट इसलिए आएगा क्योंकि ये टेंडेंसी होगी मैनेजर की कि वो जाहिर सी बात है वो शेयर होल्डर के फेवर में डिसीजन लेंगे। जहां क्रेडिटर क्या होगा, रिस्क को झेल रहा होगा, वहीं शेयर होल्डर अपसाइड पोटेंशियल को एंजॉय करेगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द एजेंसी प्रॉब्लम, एंड उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी से प्रोटेक्शन के लिए क्रेडिटर विल बी यूजिंग रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स, एंड उस रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स को मॉनिटर करने के लिए भी हमारा कॉस्ट आएगा। तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी भी हुआ और मॉनिटरिंग कॉस्ट भी आया, और ये दोनों मिलके क्या बन गया, एजेंसी कॉस्ट बन गया। अब ये जो एजेंसी कॉस्ट है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट है, ये हमारे वैल्यू ऑफ फॉर्म को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। ये हमारे वैल्यू ऑफ फॉर्म को एडजस्ट कर देगा। कैसे एडजस्ट करेगा जरा देखो, नोट लगाओ। हमारा काम इतना हो गया, एजेंसी कॉस्ट के बारे में वो आपसे थ्योरी ही पूछ सकते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बारे में वो आपसे थ्योरी पूछ सकते हैं, इतना काफी है समझने के लिए, और ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। नाउ सी, क्या था, वैल्यू ऑफ लीवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट, यही था ना। हम कहते हैं नहीं, हम कहते हैं नॉट आफ्टर ट्रेड ऑफ थियरी। ट्रेड ऑफ थियरी क्या कह रहा है, ट्रेड ऑफ थियरी क्या कह रहा है कि नहीं आप कंसीडर करो ना इसको भी। ये कह रहा है कंसीडर करो किसको, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट को, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट को, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट एंड एजेंसी कॉस्ट। ये कह रहा है आप इनको भी कंसीडर करो ना, आप इनको कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। इनसे क्या नाराजगी है आपकी, इसको आप इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो होगा ही होगा, जितना ज्यादा आप डेट बढ़ाओगे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगा। आप टीवी की बात कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट की, आप टैक्स शील्ड की बात कर रहे हैं, आप फायदा उठा रहे हो टैक्स शील्ड का, तो आप डेट बढ़ाओगे तो डिस्ट्रेस भी तो बढ़ेगा, और जब डिस्ट्रेस बढ़ेगा तो उसका जो पोटेंशियल कॉस्ट हो सकता है दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। प्लस एजेंसी कॉस्ट की बात आ जाती है, एजेंसी कॉस्ट की बात आ जाती है। हमने कहा एजेंसी कॉस्ट भी आएगा जहां क्रेडिटर अपने प्रोटेक्शन की बात करेगा, और जब क्रेडिटर अपने प्रोटेक्शन की बात करेगा तो आपका लॉस ऑफ एफिशिएंसी होगा, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग कॉस्ट आएगा। तो आप इनको भी कंसीडर करो। जब आप इनको कंसीडर करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, ये तो हमारा ऐसे ही रह गया, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस टैक्स बेनिफिट रह गया मेरा, ठीक है। इतना तो हमारे पास पहले से था, अब दो आइटम इंक्लूड हुआ है। अब जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कॉस्ट है ये भी तो फ्यूचर वैल्यू में है, और हम जानते हैं कि ये जो मेरा टीबी है ये क्या है, मेरा टैक्स शील्ड है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड है। तो अगर मैं इसका हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू में लाना होगा, तो माइनस इसमें से हमने क्या किया, लेस कर दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट, इसको माइनस कर दो, माइनस, ठीक है। फर्दर सेकंड कॉस्ट क्या था मेरा, एजेंसी कॉस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, पीवी ऑफ एजेंसी कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एजेंसी कॉस्ट, एंड दिस विल बी माय एडजस्टेड वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो हमने क्या कहा था कि इस थ्योरी के आते ही, है ना, क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट चेंज हमारे को फॉर्मूला में साफ साफ दिख रहा है, जहां हम कंसीडर कर रहे हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट को और हम कंसीडर कर रहे हैं एजेंसी कॉस्ट को। तो दिस इज योर ट्रेड ऑफ थियरी, ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स सी दिस। क्या हमारे को क्या कंक्लूजन है ट्रेड ऑफ थियरी का, है ना। तो क्या कंक्लूजन है, कंक्लूजन ऑफ ट्रेड ऑफ थियरी, और क्या इसके लिमिटेशंस हैं, इसको देखते हैं। और इसका लिमिटेशन हमें अगली थियरी पे लेके जाएगा जिसका नाम है सिग्नलिंग थियरी या पेकिंग ऑर्डर, आप देखोगे उसमें। तो कंक्लूजन अगर देखें ट्रेड ऑफ थियरी का, तो वी हैव एन इक्वेशन हियर, दैट इक्वेशन सेज VL इज इक्वल टू VU प्लस TB माइनस PV ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस माइनस PV ऑफ एजेंसी कॉस्ट। यही इक्वेशन है हमारे पास। अगर इस इक्वेशन को मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं तो देखो मुझे क्या मिलता है। We are going to get the graphical presentation of the same equation. Now see this. What we can see, मान लो x एक्सिस है, y एक्सिस है, x पे हमने रख लिया फाइनेंशियल लीवरेज को। तो दिस इज माय फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज,
और वाई एक्सिस पे हम रखते हैं वैल्यू ऑफ फॉर्म को. तो दिस इज माई वैल्यू ऑफ फॉर्म. ओके, नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म. तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डी का, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. तो वी यू है मेरा. ये क्या है? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, यानी कि देयर इज नो डेट, तो इट विल बी कांस्टेंट. इस पे तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा डी के बढ़ने घटने से, राइट? तो फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ने से इट इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड. नाउ एज फार एज वीएल इज कंसर्न्ड, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज कंसर्न्ड, नॉर्मल इक्वेशन क्या था मेरे पास? वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट. अगर मैं ये वाला देखूं तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे मैं डी को बढ़ाऊंगा तो मेरा टैक्स बेनिफिट क्या होगा? बढ़ेगा. और जब टैक्स बेनिफिट बढ़ेगा तो वीएल बढ़ेगा. यस, तो इट विल गो लाइक दिस. So this is my value of levered firm where we are considering only the tax benefit. So this is my value of levered firm जिसमें अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं? कंसीडरिंग टैक्स बेनिफिट. टैक्स बेनिफिट को अगर मैं कंसीडर करूं, so this is my value of levered firm. Okay, now if you see the new equation after trade-off theory, when we are considering the financial distress cost as well as the agency cost, so in that case we have a new equation where value of levered firm is value of unlevered firm plus tax benefit minus PV of financial distress cost minus PV of agency cost. तो अगर मैं इसको देखूं तो होगा क्या कि जैसे जैसे मैं डी को बढ़ाता हूं, फाइनेंशियल लिवरेज को मैंने बढ़ाया, उस कंडीशन में जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट है और जो आपका एजेंसी कॉस्ट है, बोथ विल इंक्रीज. तो यू आर गेटिंग द टैक्स बेनिफिट हियर, बट इसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. और एक लेवल ऑफ डी के बाद ये आपके लिए डिजास्ट्रस हो जाएगा. ये आपके लिए क्या होगा? डिजास्ट्रस होगा. ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा. अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो दोनों माइनस कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में मेरा वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? डिक्लाइन करना शुरू कर देगा. तो सर्टेन पॉइंट तक तो ठीक है, जहां तक टैक्स बेनिफिट मेरे को क्या कर रहा होगा? मैनेज कर रहा होगा. बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ये दोनों क्या करता है? आपके वैल्यू ऑफ फर्म को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है. सो इट विल गो लाइक दिस. जरा देखो इसको, अगर मैं ग्राफ में इसको शो करूं तो इट विल गो लाइक दिस. इस लाइन को मैं थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूं. तो दिस इज माई वीएल. तो इट विल गो लाइक दिस. It will go like this. Now from this point it is declining. So this is my value of firm. जिस value of firm में we are considering everything. यहाँ हमने क्या क्या consider किया? देखो, we are considering tax benefit. We are considering financial distress cost and agency cost. तो हमने टैक्स बेनिफिट को भी कंसीडर किया है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट को भी कंसीडर किया और एजेंसी कॉस्ट को भी कंसीडर किया. तो एट सर्टेन पॉइंट वैल्यू ऑफ फर्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग. और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, यहां से आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो रहा है? डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है इस लेवल ऑफ डीई पे, दिस लेवल ऑफ डीई पे, राइट? और आप जरा गौर करो, ये जो आपका गैप बन रहा है ना, जो आपका वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म था विद टैक्स बेनिफिट, और ये वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है विद टैक्स बेनिफिट अलोंग विद द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट एंड एजेंसी कॉस्ट. ये जो गैप है, दिस गैप इज बेसिकली ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड एजेंसी कॉस्ट. क्योंकि ऊपर तो टैक्स बेनिफिट था, नीचे भी टैक्स बेनिफिट है, तो फर्क सिर्फ कितने का है? तो आप बोलोगे सर ये वाला मेरा बता देगा कि मेरा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट प्लस एजेंसी कॉस्ट, ये वाला गैप हमारे को बताता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट एंड एजेंसी कॉस्ट. So this is the level of D. This is the level of D which can be said as the optimum level. ये मेरा ऑप्टिमल लेवल है. और इस लेवल के बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरा जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट है और एजेंसी कॉस्ट है, दैट स्टार्ट डोमिनेटिंग. So what is the conclusion here? Trade-off theory gives you optimal capital structure. ये आपको क्या देता है? ये आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर देता है. ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो देता है आपको, वो डेट इक्विटी रेशियो जिसमें आपका वेल्थ क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा, जहां आपका वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? मैक्सिमम है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर योर वैल्यू ऑफ फर्म इज व्हाट? मैक्सिमम. इसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, राइट? सो व्हाट वी से हियर, हम क्या कह सकते हैं? ट्रेड ऑफ थियरी
gave optimal capital structure. Optimal capital structure. According to this theory, every firm has an optimal debt equity ratio at which its wealth is maximized. हर एक फर्म का एक ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो होगा जिसपे इसका वेल्थ क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, या इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा. वेल्थ इज मैक्सिमाइज या वैल्यू इज मैक्सिमाइज्ड. तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो का कॉन्सेप्ट यू गेट फ्रॉम व्हाट, योर ट्रेड ऑफ थ्योरी. तो दिस इज हाउ वी सी इट, है ना, करेक्ट, डन. तो ये हमारा ट्रेड ऑफ थियरी है. क्या देता है हमें ये, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर देता है ट्रेड ऑफ थियरी, कंसीडरिंग द एजेंसी कॉस्ट एंड द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट. बट तेरा एक बात सोच, नाउ दिस थियरी सेज दैट देयर इज ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो, है ना, लेकिन बहुत सारे फर्म्स ऐसे हैं which are highly profitable but they use very little debt in their capital structure. आपके तो सर हाईली प्रॉफिटेबल फर्म है तो उसको ज्यादा डेट लेना चाहिए. ज्यादा डेट इसलिए लेना चाहिए क्योंकि भाई टैक्स बेनिफिट मिलेगा उसको. बट ऐसा क्यों है कि देयर आर लॉट ऑफ हाईली, जैसे हम कहते हैं HUL की बात कर लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात कर लो, आप कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की बात कर लो, ये ऐसे फर्म्स हैं जिनका प्रॉफिट बहुत हाई है. HUL का प्रॉफिट हाई है बट HUL यूजेस वेरी लिटिल डेट. तो व्हाई दे आर यूजिंग लिटिल डेट व्हेन द प्रॉफिट इज हाई? क्योंकि ट्रेड ऑफ थियरी इज टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो. So why they are not following the optimal debt equity ratio? Why they are using the little debt? So this is something which cannot be explained by this theory, and that is why we got another theory that is called as signaling theory और pecking order की हम वहां बात करेंगे, right? So आप क्या कहते हो, इसको लिख ही डालो यहाँ. क्या बोल के लिखेंगे? Limitations बोल के लिखेंगे. बोलेंगे this theory fails to explain that why some profitable companies use little debt in their capital structure. So why they are using little debt? Why they are not going for optimal D ratio? So this is not explained by this theory, है ना. तो आप कहते हैं certain companies, हमने क्या कहा, for example हमने कहा HUL की बात कर लो, है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. They are using little debt though they are very profitable. So they could have gained the tax benefit, but उन्होंने नहीं लिया ना. अगर वो कम डेट का यूज कर रहे तो उसका मतलब they are foregoing the tax benefit. Why so? ऐसा क्यों है ना. इसी बात को हम समझते हैं, एंड फॉर दैट पर्पस वी विल हैव टू गो टू अनदर थियरी. इसी लिमिटेशन का सॉल्यूशन आपको अगली थियरी में मिलेगा जिसका नाम है पेकिंग ऑर्डर थियरी. हेडिंग करना, पेकिंग ऑर्डर थियरी. देखो, सिग्नलिंग थियरी के नाम से इसको दिया था डोनाल्डसन ने. आप कह सकते इट वाज गिवन बाय डोनाल्डसन, ठीक है, व्हिच लेटर वाज मॉडिफाइड बाय मायर्स. लेटर मॉडिफाइड बाय मायर्स, नाम याद रखिएगा. डोनाल्डसन ने दिया था, बाद में मायर्स ने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया. तो पेकिंग ऑर्डर थियरी विल आंसर दिस लिमिटेशन. आपको लिमिटेशन समझ में आ गया ना. ट्रेडिंग ऑफ थियरी क्या कह रहा है, तो ट्रेड ऑफ थियरी कह रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर लेवल पे, है ना, आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है. तो ये आपका डी रेशियो है. हर एक कंपनी का एक ऑप्टिमल डी रेशियो होता है जिसपे आपका वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होता है. तो हम कहते हैं अच्छा, ऐसे फर्म का क्या, जो प्रॉफिटेबल है लेकिन कम डेट को यूज करते हैं. तो ट्रेड ऑफ कहता है हमारे पास इसका जवाब नहीं है.
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एंड नेक्स्ट थ्योरी वी हैव इन हैंड इज द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी और द गिवन बाय द डोनाल्डसन लेटर मॉडिफाइड बाय द मायर्स। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट पहले मेंशन करो। दिस थ्योरी argues that capital structure decision is affected by manager's choice of source of capital. Manager choice of source of capital that gives higher priority of source that reveals least amount of information. ठीक है, स्टेटमेंट को लिख लो आप पहले और फिर हम डिस्कस करते हैं, है ना। वैसे लिखते हुए काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। जरा सोचो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर देखो, आपने बात करी HUL की, आपने कहा सर कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड जो है वो भी ऐसा करता है। ये लोग क्या करते हैं, कम डेट को यूज करते हैं, दे आर यूजिंग लेस डेट, दे आर नॉट गोइंग फॉर ऑप्टिमल डेट इक्विटी रेशियो, है ना। तो वो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे, दे आर यूजिंग लेस डेट। तो अगर ये लेस डेट यूज कर रहे हैं तो हमने कहा सर इसका मतलब क्या हो गया कि इन्होंने फॉरगो कर दिया बेनिफिट ऑफ टीबी, टैक्स बेनिफिट को इन्होंने क्या कर दिया, फॉरगो कर दिया। टैक्स शील्ड को इन्होंने का फायदा इन्होंने नहीं लिया। तो हम बोले फिर तो पेकिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, सॉरी ट्रेड ऑफ को फॉलो नहीं किया इन्होंने। हम कहते हैं हाँ नहीं किया। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है तो ये मैनेजर का जो चॉइस ऑफ सोर्स होता है, मैनेजर ऐसे सोर्स को ज्यादा प्रेफर करता है जो सोर्स, आप ऐसे सोचो, जिस सोर्स को कैपिटल मार्केट नेगेटिवली लेके ना जाए, जिस सोर्स को कैपिटल मार्केट नेगेटिवली लेके ना जाए। तो मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फाइनेंसिंग के। मैनेजर क्या कर सकता है, इक्विटी इशू कर सकता है, एक्सटर्नल इक्विटी, है ना, एक्सटर्नल इक्विटी इशू कर सकता है। मैनेजर इंटरनल इक्विटी पे डिपेंड हो सकता है। इंटरनल इक्विटी का मतलब हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मैनेजर क्या कर सकता है, रिटेन्ड अर्निंग से फंड कर सकता है अपने प्रोजेक्ट को। मैनेजर डेट रेज कर सकता है, मैनेजर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से फंड रेज कर सकता है। तो ये सर्टेन सोर्सेज ऑफ फंड है, ऑप्शंस है मैनेजर के पास जिससे मैनेजर फंड रेज कर सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि मैनेजर उस सोर्स को ज्यादा तरजीह देता है, प्रायोरिटी देता है जिस सोर्स से फंड रेज करने पे लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जाए मार्केट में। जब कोई भी कंपनी रिटेन्ड अर्निंग से फंड करती है अपने प्रोजेक्ट से, तो ये किसी भी तरह का नेगेटिव फ्लैग आप नहीं कह सकते हो जो इसको कैपिटल मार्केट नेगेटिव वे में कंसीडर नहीं करता। अगर आप डेट से फंड रेज करते हैं तो इसको भी कैपिटल मार्केट नेगेटिव में ट्रीट नहीं करता। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल इक्विटी से फंड रेज किया तो दैट विल बी टेकन नेगेटिवली बाय द कैपिटल मार्केट। So when it comes to prioritizing, manager prioritize the retained earning first. They try to invest to retained earning. और आपको याद होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपने इस बात को हाईलाइट किया था। सो रिटेन्ड अर्निंग से वो पहले इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब ये रिटेन्ड अर्निंग से क्यों इन्वेस्ट करने की टेंडेंसी रखती है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इट्स इजी टू डील विथ, ये आसान है इसको यूज कर लेना, इसमें बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, इट कैन बी डन इजीली, इट कैन बी यूज्ड इजीली। सो सर्टेनली दे विल प्रेफर द रिटेन्ड अर्निंग फर्स्ट। आफ्टर रिटेन्ड अर्निंग द सेकंड चॉइस इज ऑफ डेट, फिर वो डेट पे जाते हैं। एंड एक्सटर्नल इक्विटी, एज आई टोल्ड यू, एक्सटर्नल इक्विटी विल बी सीन नेगेटिवली बाय द कैपिटल मार्केट। एकदम क्लियर रखना दिमाग में, रिटेन्ड अर्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो कंपनी अपना रिटेन्ड अर्निंग यूज कर रही है, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपने इक्विटी से इशू किया, फ्रेश इशू करके अगर आपने पैसे उठाए, तो उस कंडीशन में सर्टेनली उसका इंपैक्ट क्या होगा, नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसको एक तरह से आप समझो दैट्स अ काइंड ऑफ एक नेगेटिव नोशन है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव इफेक्ट होगा ही होगा, बट दैट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव नोशन जो कैपिटल मार्केट कंसीडर करेगा।
तो जैसे ही आप प्रायोरिटाइजेशन की बात करते हैं तो मैनेजर प्रायोरिटाइज करेगा पहले रिटेन अर्निंग को, फिर डेट को, और फिर जाके किसको, एक्सटर्नल इक्विटी को, फिर जाके किसको, एक्सटर्नल इक्विटी को। तो आप क्या कहते हो, पिकिंग ऑर्डर क्या बन जाता है, इट गोज लाइक फॉलोज, ऐसे लिख दो, इट गोज लाइक फॉलोज। इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी फर्स्ट इज इंटरनल फाइनेंस। सबसे पहला हो गया मेरा इंटरनल फाइनेंस। इंटरनल फाइनेंस का मतलब हम क्या कह रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, मैनेजर इसको प्रेफर करेगा। सेकंड, सेकंड में आ गया मेरे पास डेट फाइनेंस। इसके बाद मैनेजर जाएगा सेकंड ऑप्शन पे, डेट पे। और जब आखिरी ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल इक्विटी फाइनेंस। तो दिस इज माय एक्सटर्नल इक्विटी फाइनेंस। तो ये पहला ऑप्शन होगा, ये दूसरा ऑप्शन होगा, ये तीसरा ऑप्शन होगा। इसी को कहा गया पेकिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया मेरा, दिस इज माय पेकिंग ऑर्डर, and that is why this theory is called as pecking order theory. This is how the fund will be raised by the manager. Now this is the pecking order theory. Now ab jara socho, why these firms are not having lot of debt? आप कहते हो because they are following the pecking order. So most of their investments are being done through retained earning. They have lot of profit, they have retained earning, ample of surplus they have, so they are using the internal finance. और जब इंटरनल फाइनेंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो डेट का पोर्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज दिस इज हाउ अ मैनेजर विल बिहेव, दिस इज हाउ अ मैनेजर विल फाइनेंस द प्रोजेक्ट, है ना। और इस तरह से वो प्रायोरिटाइज करेगा। इसी प्रायोरिटाइजेशन को पेकिंग ऑर्डर कहा जाता है, इसलिए आपने इसका नाम पेकिंग ऑर्डर थ्योरी कह दिया, या आप इसको सिग्नलिंग थ्योरी कह दो। इट इज़ मोर देन एनफ, है ना, समझने के लिए इतना काफ़ी था। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, एक डेट इक्विटी रेशियो होगा, जिस डेट इक्विटी रेशियो पे आपके वैल्यू ऑफ फर्म, आपका फर्म का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमाइज्ड होगा। हर एक फर्म का ट्रेड ऑफ क्या कह रहा है, हर एक फर्म का एक एक ऑप्टिमल डी रेशियो होता है जिस पे उसको काम करना होगा, राइट। लेकिन हमने कहा फिर ऐसे फर्म का क्या जो बहुत प्रॉफिटेबल है फिर भी डेट कम है, तो कहते हैं आप चलो पेकिंग ऑर्डर पे। आपने कहा इसका मतलब पेकिंग ऑर्डर इज देयर इन इफेक्ट। तो पेकिंग ऑर्डर क्या कह रहा है, पेकिंग ऑर्डर कह रहा है कि पहले रिटेन्ड अर्निंग से इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर डेट से इन्वेस्टमेंट करेगा, और फिर इक्विटी फाइनेंस पे जाएगा। सो दैट इज द रीजन, अगर रिटेन अर्निंग सफिशियंट है मेरे पास तो डेट का पोर्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। सो दैट विल सर्टेनली वी कैन सी हियर। सो ये हमारे पास दो थियरीज हो गए, दोनों को याद रख लेना। एक आपके पास है ट्रेड ऑफ थियरी। ट्रेड ऑफ थियरी किसके में ट्रेड ऑफ की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हो ट्रेड ऑफ थियरी बात करता है डेट में और बात करता है इक्विटी में। सो इक्विटी और डेट का ट्रेड ऑफ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जबकि पेकिंग ऑर्डर थियरी की अगर हम बात करें, पेकिंग ऑर्डर थियरी की बात करें, तो पेकिंग ऑर्डर थियरी बताता है कैसे हम प्रायोरिटाइज करते हैं सोर्स ऑफ फंड को एज अ मैनेजर। तो सोर्स ऑफ फंड को आप सबसे पहले किसको रखते हो, रिटेन्ड अर्निंग्स को, यानी कि आपका इंटरनल फाइनेंस। रिटेन अर्निंग्स के बाद आपने किसको रखा, डेट को, और फिर आप जाते हो एक्सटर्नल इक्विटी पे। एक्सटर्नल इक्विटी सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है हमारी टू रेज फंड। तो फिर हम जाते हैं किस पे, एक्सटर्नल इक्विटी पे। सो दिस इज योर ट्रेड ऑफ थियरी एंड दिस इज योर पेकिंग ऑर्डर थियरी। वी आर डन विद बोथ ऑफ, आई होप इट इज क्लियर, है ना। आगे बढ़ो और चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है, अब आपको कुछ एनालिसिस करना होगा। Certainly there is some optimal capital structure. You know that there is always some optimal capital structure. है ना? What is optimal capital structure? Explain करने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे our capital structure which maximizes the wealth of the company. And for the same, certain analysis can be performed. So how we can find the optimal capital structure? तो हम कहते हैं for the same, इस काम के लिए हम कुछ एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। जरा देखो क्या क्या एनालिसिस है हमारे पास जो हम करने जा रहे हैं। एक हो गया आपका EBIT EPS MPS एनालिसिस, EBIT EPS MPS एनालिसिस, indifference point analysis, indifference point analysis, and third is फाइनेंशियल BEP एनालिसिस। BEP का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है,
EBIT, EPS, MPS analysis, indifference point analysis, and financial BEP analysis. So these are the analysis we have to go through, right? So पहले हम देख लेते हैं बेसिक EBIT, EPS, MPS analysis को. So let's start with the first one. EBIT, EPS, MPS. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. करेक्ट. अब एक जरा नोट सेक्शन लगाओ और जरा देखो ये एनालिसिस जो हम कर रहे हैं ना, हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली क्या क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. ठीक है, तो वी हैव ईपीएस. ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर. पर शेयर अर्निंग हमारी क्या है? दैट इज आर ईपीएस. एंड हाउ वी कैलकुलेट द ईपीएस? वी नो वेरी वेल. ईपीएस क्या होता है हमारा? जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, वी गेट द ईपीएस. ईएसएस तक हम कैसे पहुंचते हैं, ये एक मुद्दा है जो हम ऑलरेडी जानते हैं. एंड देन वी हैव द एमपीएस. एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर. मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट. जब आप एमपीएस अपन ईपीएस करते हैं, राइट, तो इस रेशियो को कहा जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो, या इसको हम कहते हैं पीई रेशियो. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? सपोज इफ यू हैव द ईपीएस और मेरे को एमपीएस कैलकुलेट करना हो, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट? एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड टू पीई रेशियो. यही होगा. एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड टू पीई रेशियो. करेक्ट. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट एमपीएस. If there is EPS, we have calculated the EPS and PE ratio is given. In that case, we can simply calculate the MPS, right? And vice versa. Okay. दूसरी बात जरा समझो कि why we are basically doing this EBIT, EPS, MPS analysis. And इस analysis में हमारा क्या target होता है? Look, we have the EBIT. हमारे पास क्या होता है? शुरू में EBIT होता है. EBIT से हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, तो we get the EBT. ईबीटी से हमने क्या किया? टैक्स को माइनस किया, तो वी गॉट द ईएटी. ईएटी से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस किया, तो वी गॉट द ईएईएसएच. ये हमारा इक्विटी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है. एंड दिस ईएईएसएच को वी डिवाइड विद नंबर ऑफ शेयर्स. इसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, देन वी गेट द ईपीएस. और अगर ईपीएस को मैंने पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दैट केस आई विल गेट द एमपीएस. तो व्हाट वी हैव टू डू इज we have to see the sensitivity of EPS towards the EBIT. अब जब हम डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स को यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी मे हैव डिफरेंट EBIT, यू नो, एंड with change in EBIT for different financial financing alternatives, what is the change in EPS? So how EPS is behaving as against the EBIT. इसी सेंसिटिविटी को बेसिकली वी एनालाइज, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ईबीआईटी, ईपीएस एनालिसिस. बात आई है एमपीएस की, तो ईपीएस के बाद वी कैन रीच टू एमपीएस. अगर मान लो मेरे पास पी रेशियो गिवन है, तो मैं एमपीएस पे जा सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली वी कैन से कि एमपीएस की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स व्हाट? ईबीआईटी. तो दिस एनालिसिस व्हाट वी हैव टू डू इन द ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस. तो आप क्या कहते हैं? In order to find optimal capital structure, it is critical to understand sensitivity of EPS with change in EBIT for different financing alternative. Different financing alternatives. So we have to see how EPS is behaving, positively or negatively, or in what condition.
तो बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे हैं, जरा सोचो, इफेक्ट कहाँ आता है? इफेक्ट कहाँ आता है? इफ यू सी द इनकम स्टेटमेंट, अभी आपने कहा सर मेरे पास ईबीआईटी है, लेस हमने क्या किया, इंटरेस्ट किया, ठीक है, देन वी गेट द ईबीटी, लेस हमने क्या किया, टैक्स किया, देन वी गेट द ईएटी, लेस हमने क्या कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड कर दिया, देन वी गेट द ईएईएसएच, और यहां से हमारा निकल के आया ईपीएस, करेक्ट? तो ये हमारा क्या है, इनकम स्टेटमेंट है। अब जरा गौर करो, इसमें फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हमारे पास क्या क्या है। तो आप बोलोगे कि सर इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, दिस इज माय फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करूं, दिस इज माय फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, और टैक्स तो है, टैक्स तो हमें देना ही है, राइट? अब ये इंटरेस्ट, अगर मैं डेट का पोर्शन मेरे को ज़्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा रहेगा, अकॉर्डिंगली हम प्रेफरेंस डिविडेंड की भी बात कर सकते हैं। और ये जो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं, दीज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस विल हैव इम्पैक्ट ऑन ईएसएच एंड अल्टीमेटली ऑन ईपीएस, अल्टीमेटली ऑन ईपीएस। तो टेक्निकली जब हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो ईबीआईटी का इम्पैक्ट ईपीएस पे किसकी वजह से होगा? आप बोलोगे सर इन फिक्स्ड चार्जेस की वजह से होगा। तो we simply say here we are going to see the effect of leverage on EPS, effect of leverage on EPS due to fixed financial charges, due to fixed financial charges. And what are those fixed financial charges? एक हो गया इंटरेस्ट हो गया, और दूसरा हो गया मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो दीज आर द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। तो फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस का इंपैक्ट हमारे ईपीएस पे क्या होगा, राइट? लीवरेज का इंपैक्ट हमारे ईपीएस पे क्या होगा? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एनालिसिस, जिसको हम ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस कह रहे हैं। फंडामेंटल क्लियर है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज गोइंग टू द सेंसिटिविटी ऑफ ईपीएस फॉर चेंज इन ईबीआईटी फॉर डिफरेंट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव, राइट? दैट व्हाट वी हैव टू सी हियर। अब जरा सोचो, यहां हम दो सिनेरियो बना लेते हैं, देखो सिनेरियो वन, इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बोल दो। अगर रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से ज्यादा हो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट जो है वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से ज्यादा हो, ऐसे सिचुएशन में अगर मैं फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज के कंपोनेंट को बढ़ाता हूं, लेट्स से मैं डेट को बढ़ाता हूं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसके कॉस्ट से ज्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर ऑन एसेट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। इफ दिस इज द सिचुएशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देन विद इंक्रीज्ड fixed financial charge EPS also increases, and so the MPS. तो पहला सिनेरियो हमारा ये होगा कि अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से, तो ऑब्वियस है अगर रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से, तो उस कंडीशन में मैं अगर ज़्यादा फिक्स फाइनेंशियल चार्ज के कंपोनेंट को रखता हूँ, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव क्या करेगा, इफेक्ट लेके आएगा और मेरे ईपीएस को बढ़ा देगा। यस और नो? यस। तो ये मेरा फेवरेबल कंडीशन हो सकता है। लेकिन जरा सोचो, अगर इसका रिवर्स हो जाए तो क्या हो? यानी कि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग मेरे रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हो जाए, अगर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा हुआ, इन दैट केस वी विल सी कि रिवर्स हमें दिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हम फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को बढ़ाएंगे ईपीएस डिक्रीज होगा, और सो द एमपीएस। तो ईपीएस एंड एमपीएस डिक्रीज होगा अगर रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट जो है दैट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। तो जाहिर सी बात है रिटर्न हमेशा कॉस्ट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो हम एक और सिनेरियो यहाँ बना देते हैं, जिसको हमने क्या कहा, सिनेरियो 2। क्या बोलेंगे सिनेरियो 2 में? इफ रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट
इज लेस देन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। चलो सोचो, फाइनेंस के कॉस्ट से तो आप कवर ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगर आप इस सिचुएशन में जहां फाइनेंस के कॉस्ट को ही कवर नहीं कर पा रहे तो क्या बोलोगे? देन विद इंक्रीज इन फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, increase in fixed financial charges, EPS will decrease. EPS will decrease and so the MPS. And accordingly आपको MPS भी decrease होता हुआ दिखाई देगा. So what we are trying to say here, हम कहते हैं अगर rate of return on asset is more than cost of financing, in that case fixed financial charges को बढ़ाने से जो EPS है वो बढ़ेगा, लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से कम है तो तब अगर हम फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को बढ़ाते हैं तो हमारा ईपीएस क्या होगा? डिक्रीज होगा. दैट इज वेरी ऑब्वियस. ये दोनों सिनेरियो आपको दिख सकता है जब आप ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करते हैं, तो यू विल एनकाउंटर दीज टू सिनेरियोज. ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, इस दोनों सिनेरियोज को देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल, तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको. आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो एक. इस एग्जाम्पल में हम अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे. इस एग्जाम्पल में हम अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे. नाउ सी दिस, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सपोज दैट अ फर्म हैज ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स. क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है. ठीक है, विद 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ठीक है, ऑफ ₹10 ईच. द फर्म wants to raise 2,50,000. 2,50,000 का फाइनेंसेस को रेज करना है. ठीक है, इसके लिए इसके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं. 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं जहां से द फर्म कैन रेज द फंड. व्हाट आर दोस 3 ऑल्टरनेटिव्स? देखो, पहला ऑल्टरनेटिव है 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू होगा एट ₹10 ईच. इज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव. सेकेंड ऑल्टरनेटिव है 2,500 ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. हो गया, 2.5 लाख हो गया, एट 8%. तो 8% का डिविडेंड पे होगा इसमें, प्रेफरेंस डिविडेंड. थर्ड ऑप्शन आपको दे रहा है ये, सेकेंड ऑप्शन में डेट है, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से ही चलते हैं. सेकेंड ऑप्शन में डेट है 2,50,000 डेट एट 8%, और थर्ड में प्रेफरेंस शेयर है, तो 2,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच. 2.5 लाख हो गया. नाउ क्वेश्चन में है कि फर्म का जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट आर, आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बाद जो ईबीआईटी है दैट इज 3,12,500 and the tax rate is 50%. Tax is equal to 50%. Find the effect on the earning per share under 3 financing alternative. तो हमें क्या करना है? अर्निंग पर शेयर पे इफेक्ट को हमें देखना है ना. तो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड इफेक्ट ऑन ईपीएस इन ऑल 3 प्लान्स. इफेक्ट ऑन ईपीएस ऑन इन ऑल 3 प्लान्स. देखो, 3,12,500 का हमारा क्या है? ईबीआईटी. सो दिस विल बी आर सिनेरियो 1. अब जरा सॉल्व करो इसको, सॉल्यूशन पे आइए. तो पहला जो हम देख रहे हैं यहाँ वो सिनेरियो 1 है. एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है. एग्जाम में हम ऐसे नहीं करते, बस दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड. कॉन्सेप्ट नोट कर दो, यहाँ कॉन्सेप्ट लिख दो. सिनेरियो 1 में हमारा क्या था
सिनेरियो 1 में था कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ये वाला सिचुएशन था. Rate of return on asset is greater than cost of financing. Now see this, we have 3 alternative plans. 25,000 का हम शेयर इशू कर सकते हैं, 10 रुपये का ईच, 2.5 लाख पूरे हो गए. पूरा का पूरा 2.5 लाख हम 8% पे क्या कर सकते हैं, डेट रेज कर सकते हैं, या हम 250 प्रेफरेंस शेयर ले सकते हैं 100 रुपये का, तो 2.5 लाख रुपये ये हो गए. हमारे को 2,50,000 रेज करना है. ऑलरेडी हमारे पास इक्विटी शेयर है 1 लाख इक्विटी शेयर हमारे पास ऑलरेडी है. और देन आफ्टर हमें ये बताना है कि ईपीएस पे क्या अफेक्ट होगा. करेक्ट. तो चलो देखो क्या करोगे आप. आपने कहा सर मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव प्लान है. पहला प्लान है मेरे पास, पहला ऑप्शन है मेरे पास इक्विटी ओनली. तो पहला हो गया इक्विटी, तो ये मेरा हो गया ऑप्शन 1. सेकंड में हमने कहा कि हम डेट से रेज कर सकते हैं, ये मेरे लिए ऑप्शन 2 हो गया. थर्ड में हमने कहा कि हम प्रेफरेंस शेयर से रेज कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए ऑप्शन 3 हो गया. तो 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास, इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस शेयर. सेम पेज पे रखना है. तो मैं इसको थोड़ा लेफ्ट करूंगा, राइट साइड में हम उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे. तो फर्स्ट में हमारे पास क्या हो गया, इक्विटी आ गया. सेकंड में हमने किसको रखा, डेट को रखा. और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास थर्ड जो ऑल्टरनेटिव है दैट इज द प्रेफरेंस शेयर. थर्ड में हमने प्रेफरेंस शेयर को रख दिया. अब इनका ईबीआईटी हमारे को गिवन है. तो अगर मैं ईबीआईटी को देखूं तो 3,12,500 का ईबीआईटी है मेरा. सो दैट इज गोइंग टू बी सेम. आफ्टर एडिशनल फाइनेंस है तो 3,12,500 का मेरे पास क्या हो गया, ईबीआईटी हो गया 3,12,500. लेस क्या करोगे, इंटरेस्ट. नाउ सी दिस, जो मेरा पहला प्लान है वो ऑल इक्विटी है. पहले प्लान में हमारे क्या है, 25,000 शेयर्स हमें इशू करना है 10 रुपये का. तो 2.5 लाख रुपये मेरे पूरे हो गए. पहले से मेरे पास 1 लाख शेयर था, अब मैं 25,000 शेयर और इशू कर रहा हूँ, तो 1,25,000 का शेयर बना मेरा. लेकिन क्या मेरे पास पहले ऑल्टरनेटिव में किसी तरह का डेट आया, नहीं आया. तो पहले ऑल्टरनेटिव में डेट नहीं आया तो डेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. लेकिन जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है उसमें मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख का हम डेट उठाएंगे. तो 2.5 लाख का डेट उठाएंगे कितने परसेंट पे, 8% पे. तो 2.5 लाख का 8% कितना हो गया, 8%, यानी कि 20,000 का हमारा इंटरेस्ट बनेगा. 20,000 का हमारा क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा. तो इन दिस केस देयर विल बी इंटरेस्ट ऑफ ₹20,000. एज फार एज थर्ड प्लान इज कंसर्न, थर्ड प्लान में हमारा प्रेफरेंस शेयर है 2500 प्रेफरेंस शेयर. तो यहाँ भी हमारे पास कोई डेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0. तो ना इन दिस केस वी गॉट आवर ईबीटी. ईबीटी अगर देखें तो 3,12,500 हो गया. ये कितना आ गया, 20,000 माइनस 29,000, 2,92,500, 2,92,500. और ये रह गया मेरा 3,12,500. ठीक है, दिस इज माई ईबीटी. अब क्या करेंगे लेस. तो सर टैक्स का परसेंटेज हमारा 50% है. टैक्स रेट इज 50%. तो 50% अगर टैक्स हुआ तो 3,12,500 तो 250 हो गया, और ये 156 हो गया. यानी कि 1,56,250 का मेरा टैक्स बना. और ये हो जाएगा 46 एंड 250 एंड यानी कि ये होगा 1,46,250 का मेरा इधर टैक्स बना. और ये हो जाएगा आपका 156 या 312, तो 1,56,250 का इधर मेरा टैक्स बना. तो दीज आर माई टैक्सेस. तो वी गॉट व्हाट, अर्निंग आफ्टर टैक्स 50% है तो सेम रह गया 1,46,250, 1,56,250. तो ये मेरा ईएटी है. नाउ वी विल हैव टू पे व्हाट, प्रेफरेंस डिविडेंड. अब प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस वाले केस में जाएगा, कितना परसेंट है, 2,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच. 2,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच. 2,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 एट 8% ऑफ डिविडेंड. इस रेट पे है 8% डिविडेंड रेट है इसका. तो 8% का डिविडेंड रेट है. 2,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100, 2.5 लाख का मेरा प्रेफरेंस शेयर है, 8% का डिविडेंड रेट है. तो ये भी कितना जाएगा, 20,000 है ना. जैसा हमारा किसके साथ हुआ था, डेट के साथ हुआ था. इंटरेस्ट कितना बना था, 20,000. तो ये भी कितना होगा मेरा, 20,000 होगा. तो इधर तो कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, सेकंड में भी कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, थर्ड में हमारे पास 20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा. करेक्ट. तो नाउ वी गेट EAESH. अब हमारे को मिल गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. नाउ इन दिस केस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज 1,56,250. In second case it is 1,46,250, and in third case
इट विल बी 20,000 माइनस कर दो, 56 माइनस 20 36 हो गया, तो 1,36,250. दिस इज माई EAESH. नाउ EAESH को हम डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ शेयर से, टू रीच EPS. तो हमने क्या किया, हम देख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा. जरा सोचो हमारे पास कितने शेयर्स थे पहले से, एज पर द क्वेश्चन 1 लाख शेयर हमारे पास था ऑलरेडी. अब 1 लाख शेयर हमारे पास था. जब हम पहले केस में जाते हैं तो पहला इक्विटी से हमने फाइनेंस किया था, तो पहला ऑल्टरनेटिव जो है उसमें 25,000 इक्विटी शेयर हमने इशू किया. तो 1 लाख प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1.25 लाख का हमारा क्या हो गया, इक्विटी शेयर हो गया पहले केस में. लेकिन दूसरे केस में मेरा इक्विटी शेयर तो 1 लाख ही रह गया, क्योंकि यहाँ तो डेट से रेज कर रहे हैं पूरा अमाउंट. और तीसरे केस में भी हमारा क्या रह गया, इक्विटी शेयर 1 लाख ही रह गया, क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रहे हैं पूरा अमाउंट. तो यहाँ भी आपका ऑर्डिनरी शेयर में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा. तो पहले केस का मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,25,000. सेकेंड केस में इट विल रिमेन 1 लाख. थर्ड केस में ऑल्सो इट विल रिमेन 1 लाख. So when we calculate the EPS, EPS is EAESH divided by number of shares. तो पहले केस का हमारा क्या हो जाएगा, 1,56,250 divided by 1,25,000. This goes to 1.25. इसका EPS क्या आया मेरा, 1.25. ठीक है. सेकेंड केस में देखो 146,250 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.46 कर दो सीधा, 1.46, और ये क्या हो जाएगा मेरा 1.36 हो जाएगा. तो वी हैव 1.25, 1.46, 1.36. अब जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर हम देखें कि मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव प्लान्स थे. सेकंड प्लान में 8% पे डेट था और थर्ड प्लान में 8% पे मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड था. तो अब ये भी 8% है, ये भी 8% है. इसके बावजूद हमारा दूसरा प्लान बेटर हो रहा है. जरा गौर करो क्या हो गया, इसका 1.46 है डेट फाइनेंसिंग का, और जब प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंस किया तो 1.36 है ना. ऐसा क्यों हो रहा है, तो वी नो दैट कि जब हम डेट रेज करते हैं ना तो ये क्या है, टैक्स डिडक्टेबल है. तो टैक्स से पहले हमने इसको माइनस कर दिया है, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा किसके बाद माइनस होता है, टैक्स के बाद माइनस होता है. तो टैक्स इस पे अप्लाई हो चुका है. तो दिस इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, दिस इज टैक्स डिडक्टेबल, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस. एंड दैट इज व्हाई डेट फाइनेंसिंग हमारे को क्या दिख रहा है, बेटर दिख रहा है. ऑल्दो द रेट ऑफ बोथ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड द इंटरेस्ट इज सेम. रेट सेम होने के बाद भी वी आर गेटिंग debt as a better plan. So and we have better higher EPS in the case of what, debt. तो इन 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स को अगर हम देखें तो हम कहते हैं डेट फाइनेंसिंग इज द बेस्ट वन बिकॉज इट्स EPS इज हाईएस्ट. तो आप क्या कहते हो, क्या एनालिसिस होगा आपका, आप बोलोगे EPS इज हाईएस्ट इन debt financing. EPS is highest in debt financing. Here, rate of interest and rate of dividend are same. Still, debt financing has higher EPS as interest is टैक्स डिडक्टेबल. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है ना. इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है. तो दैट इज व्हाई वी से दैट द प्लान बी, द ऑल्टरनेटिव 2 इज द बेटर ऑल्टरनेटिव. क्या बोलोगे आप, तो ऑल्टरनेटिव 2 is the best alternative here. Okay, तो alternative 2 is the best alternative here. तो ये हमारा क्या हो गया, MPS हो गया, सॉरी EPS हो गया. हमने देखा कि EBIT, we have EBIT for different financing plans and accordingly मेरा EPS vary कर गया due to fixed financial charges. In alternative 2 we had a fixed financial charges of 20,000 in terms of interest. This is tax deductible. In alternative 3, we have a fixed charges of 20,000 and certainly it is not tax deductible. So it will lower the EPS, right? And since 20,000 interest is tax deductible, so EPS is higher. So 1.46 EPS है मेरा debt का, 1.36 EPS है मेरा preference share का. So हमारा plan 2 क्या होगा, better plan होगा. यहाँ हमारा EPS क्या है, सबसे ज़्यादा है. अब जरा सोचो,
Now, what if we have to decide on MPS? Same question. What if we go for MPS? अगर हम MPS कैलकुलेट करें तो क्या होगा? आपको मैंने शुरू में बता दिया हाउ टू कैलकुलेट द MPS. अगर हम MPS कैलकुलेट करें तो क्या होगा? मान लो, एज्यूम पहला केस, P ratio for all three alternatives. P ratio for all three alternatives are same. अगर तीनों के लिए P रेशियो सेम हुआ तो क्या होगा? तीनों के लिए P रेशियो सेम हुआ तो क्या होगा? लेट्स से P इज इक्वल टू 8 टाइम्स. अगर मान लो P 8 का है तो ऐसे सिचुएशन में EPS पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 1.25 इंटू 8 हो जाएगा पहले का, दूसरे का क्या हो जाएगा 1.46 इंटू 8 हो जाएगा, और तीसरे का क्या हो जाएगा 1.36 इंटू 8 हो जाएगा. बिकॉज वी नो दैट MPS इज इक्वल टू EPS मल्टीप्लाइड टू P. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये वाला जो है ना सेकंड वाला, इसका MPS क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो इफ द P इज सेम, तो जिसका सबसे ज्यादा EPS है उसी का MPS सबसे ज्यादा होगा. Isn't it obvious? अगर सेम है तो सेम मल्टीप्लायर है ना, तो जो हाईएस्ट EPS है वही हाईएस्ट MPS हो जाएगा, है ना. यहां कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत तब हो सकती है जब MPS वैरी कर जाए. तो आप क्या बोलोगे, इन दिस alternative having higher EPS will have higher MPS. तो जिसका EPS ज्यादा है उसका MPS ज्यादा हो जाएगा अगर P क्या हो, सेम हो. लेकिन अगर तीनों ऑल्टरनेटिव का P अलग अलग हो तो क्या होगा, है ना. तो आप क्या बोलोगे, इफ ऑल ऑल्टरनेटिव्स have different P, अगर P क्या हो, सबका डिफरेंट हो, राइट. तो मान लो पहला हमारा ऑप्शन क्या था, इक्विटी का, दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा डेट का, और तीसरा ऑप्शन क्या था हमारा प्रेफरेंस शेयर का. अब आप एज्यूम कर लो, मान लो जो आपका P है इक्विटी का वो 10 टाइम्स है, जो आपका P है डेट का वो 8 टाइम्स है, और जो P प्रेफरेंस शेयर का वो 7 टाइम्स है. तो अब एक बात बताइए मुझे कि अगर ये तीनों ऑल्टरनेटिव का P अलग है तो क्या तीनों का MPS सेम हो सकता है? नहीं हो सकता. तो EPS क्या था मेरा, अगर मैं EPS देखूं तो पहले ऑल्टरनेटिव का EPS था मेरा 1.25, दूसरे का था 1.46, और तीसरे का था 1.36, करेक्ट. तो इफ यू गो फॉर द MPS, आप जानते हैं MPS इज इक्वल टू EPS इंटू P. तो पहले का MPS कितना हो जाएगा 12.5, 12.5. दूसरे का कितना हो जाएगा 1.46 मल्टीप्लाइड टू 8, 11.68, और तीसरे का हो जाएगा 1.36 मल्टीप्लाइड टू 7, 9.52, करेक्ट, 9.52. तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, अब जरा गौर करो कि अगर आपने जैसे ही P चेंज किया तो अब आपका ऑल इक्विटी वाला जो प्लान है 12.5 इसका EPS हो जाता है, सो दैट इज हाईएस्ट, है ना. सो अब आप क्या बोल रहे हो कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है, वी कैन सी दैट नाउ MPS ऑफ इक्विटी फाइनेंस ऑल्टरनेटिव is highest. So this alternative will be selected. This alternative will be selected, है ना. इस ऑल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस क्या है, हाईएस्ट है. जिसका मार्केट प्राइस हाईएस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे. तो वी कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन EPS. अगर मान लो P गिवन नहीं है तो EPS के आधार पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा. और इफ P इज गिवन वी हैव टू रीच टू द MPS, और MPS के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. P अगर सेम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन P डिफरेंट होगा तो वी हैव टू सी कि मेरा MPS किसका सबसे ज्यादा है, और जिसका MPS सबसे ज्यादा होगा वही प्लान हमारे लिए क्या होगा, मोस्ट सुटेबल होगा. दिस इज व्हाट द EBIT EPS MPS एनालिसिस इज ऑल अबाउट. तो वी हैव टू रीच फ्रॉम EBIT टू EPS. ये एनालिसिस कैसे करते हैं, तो EBIT से EPS तक गए,
बीच में हमने फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को ट्रीट कर दिया, इंटरेस्ट को हटाया, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है तो उसका बेनिफिट हमें दिखेगा। इंटरेस्ट के बाद हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को हटाया, प्रेफरेंस डिविडेंड है क्वेश्चन में तो हटेगा नहीं है तो कोई बात नहीं, राइट। प्रेफरेंस डिविडेंड को हटाने के बाद हमारे को मिल जाता है EAESH, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, वी गेट द EPS एंड वी सी कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में हमारा EPS सबसे ज्यादा किसका है, जिस ऑल्टरनेटिव का EPS सबसे ज्यादा होगा वो उस ऑल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करेंगे, अगर डिसीजन मुझे EPS के आधार पे लेना है तो। एज फार एज MPS इज कंसर्न, MPS इज इक्वल टू EPS इंटू PE रेशियो, तो जिसका MPS ज्यादा होगा दैट प्रोजेक्ट विल बी सेलेक्टेड। Now we know that this was the scenario one when we were having higher earning, 3,12,500 का मेरा EBIT था। क्या हो अगर मैं EBIT को रिड्यूस कर दूं, क्या हो अगर मैं EBIT को रिड्यूस कर दूं? तो आपने क्या कहा, सेकंड सिनेरियो जो था हमारा, उसमें हम कह रहे थे कि अगर हम EBIT को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, यानी कि जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो अगर रेट ऑफ रिटर्न लेस देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होगा इसका मतलब मेरा EPS गिरेगा, राइट। EPS क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो मेरा सिनेरियो 2 था, है ना, सिनेरियो 2 को अगर हम देखना चाहें तो चलो इसी क्वेश्चन में देखते हैं। टेक EBIT एज 75,000, अगर मैं 75,000 का EBIT लूं तो अब क्या होगा जरा सोचो, अब क्या होगा। तो आपने क्या कहा कि सर मेरा पहला ऑप्शन है इक्विटी का, दूसरा ऑप्शन है डेट का, और तीसरा ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है किसका, प्रेफरेंस शेयर का। तो अब मेरा EBIT हमने चेंज कर दिया, दैट इज 75,000 एंड 75,000। एज फार एज इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, तो इक्विटी में 0, डेट वाले में 20,000 का इंटरेस्ट लगा था हमारा, इधर का 0 हो गया। वी गॉट द EBT इज 75,000, ये हो जाएगा मेरा 55,000, ये हो जाएगा मेरा 75,000। अब इसमें से लेस करते हैं टैक्स 50%, तो ये हो जाएगा मेरा 37,500, 27,500, 37,500। This is my what? $37,500। This is my tax. टैक्स को लेस करें, क्या मिला, EAT 50% है तो सेम रह गया 37,500, 27,500 एंड 37,500। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, इस माई अर्निंग आफ्टर टैक्स। नाउ सी दिस, लेस किया इससे क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें 0, इसमें 0, इधर 20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड गया, तो दिस विल बी 37,500, दिस विल बी 27,500 and this will be 17,500, ठीक है, 17,500। तो दिस इज माई EAESH। नंबर ऑफ शेयर्स अभी हमने देखा था, पहले केस में हमारा 1,25,000 का शेयर बन रहा था, दूसरे केस और तीसरे केस में हमारा 1 लाख का जो एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर्स था वही रह गया, तो हमारा 1 लाख का एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर दोनों केस में आ गया। तो अगर मैं EPS कैलकुलेट करूं तो इन फर्स्ट केस वी हैव EPS ऑफ व्हाट, $0.30, ठीक है। सेकंड केस में 0.275 और थर्ड केस में 0.175। तो दिस इज माई EPS। नाउ सी व्हाट हैपेंड टू द EPS, इट रिड्यूस्ड, इट फॉल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जरा गौर करो, ये जब मेरा इक्विटी फाइनेंस था तो इट वाज 0.30, लेकिन जैसे मैंने डेट से फाइनेंस किया इट वेंट डाउन टू 0.275, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि डेट को बढ़ाने से मेरा EPS तो फॉल कर गया, यहाँ ऐसा नहीं हुआ था, यहाँ डेट को बढ़ाने से मेरा EPS बढ़ गया था। 1.25 मेरा इक्विटी का था, लेकिन 1.46 तब था जब मेरा डेट फाइनेंसिंग था, तो मैंने डेट को इंट्रोड्यूस किया तो मेरा EPS बढ़ा, लेकिन यहाँ रिवर्स हो गया, यहाँ क्या हो गया, रिवर्स हो गया, डेट के बढ़ाने से मेरा EPS क्या हो रहा है, उल्टा फॉल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, और जब रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा तो जितना ज़्यादा मैं डेट को बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा मेरा EPS क्या होगा, फॉल होता हुआ चला जाएगा। तो अगर रेट ऑफ रिटर्न मेरे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से ज़्यादा होगा तो विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डेट वी विल गेट द बेटर EPS,
और जब मेरा रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से कम होगा, इन दैट केस रिवर्स इफेक्ट हमारे को देखने को मिलेगा। यही दो सिनेरियो था जिसको हमने शुरू में कंसीडर किया था। तो आप यहाँ क्या कहते हो, यहाँ आप क्या बोलोगे, क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? आप बोल रहे हो हियर ईपीएस फॉल्स विद डिग्री ऑफ लीवरेज। जैसे जैसे आप लीवरेज बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका ईपीएस क्या करता है, फॉल करता है। सो ईपीएस फॉल्स विद डिग्री ऑफ लीवरेज। ईपीएस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है विद डिग्री ऑफ लीवरेज। दिस इज व्हाट द ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस इज ऑल अबाउट। है ना, क्लियर हो गया दोनों सिनेरियो? अगर रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से ज़्यादा हो तो विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डेट द लीवरेज वी विल गेट द बेटर ईपीएस। और अगर रिवर्स देखा, यानी कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग से कम हो जाए तो जैसे लीवरेज बढ़ाएंगे तो हमारा ईपीएस गिरता हुआ हमें दिखाई देगा, राइट। साथ ही साथ हमने टैक्स डिडक्टिबिलिटी की बात करी। अगर 8% का मेरा डेट था, 8% का प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो भी मेरा डेट का ईपीएस ज़्यादा था। द रीज़न वाज वेरी सिंपल, डेट का ईपीएस ज़्यादा था क्योंकि डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टिबल, तो दैट बेनिफिट इज काउंटेड देयर, राइट। फर्दर हमने एक बात को और सीखा कि सपोज वी हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन एमपीएस, so then we calculate MPS like EPS into PE ratio. If the PE ratio is same, then the highest EPS will have the highest MPS. लेकिन अगर PE ratio different होगा तो MPS भी different होगा, तो we have to reach to the MPS and based on that decision will be taken. ठीक है, this is your EBIT, EPS, MPS analysis. एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, take another example. ठीक है, just to see कि different level of EBIT पे different financing plan में क्या इंपैक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, एज्यूम करो देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड। मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, कुछ वैल्यू देंगे हम और ईपीएस कैलकुलेट करके देखेंगे। अब इसके पास जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, जरा देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं इसके पास एग्जिस्टिंग, दैट इज 10 lakhs ऑफ ₹10 each। 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर है, 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं इसके पास, इस कंपनी के पास, कंपनी एक्स लिमिटेड है। ठीक है, नाउ एप्लीकेबल टैक्स इज 50%, 50% का टैक्स है। नाउ अब प्लान दो इसको, द कंपनी इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव प्लान्स टू रेज $10 lakh of 10 each to raise 100 lakhs for investment in some project. अब इसको 100 lakhs क्या करना है, रेज करना है ना, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए द कंपनी हैज टू रेज ₹100 lakhs, राइट। अब जो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं वो देखो, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं इसके। तो पहला फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव है, इशू कर दिया इसने क्या, इक्विटी शेयर्स, 100 lakhs हैं, तो इक्विटी शेयर्स 10 lakhs कर दो, 10 lakhs ऑफ ₹10 each, हो गया 100। अब ये या तो ये कर सकता है कि इक्विटी शेयर इशू कर दे, 10 लाख इक्विटी शेयर इशू करे, 10 रुपये का एक, या फिर क्या करे, डेट रेज कर ले एट द रेट ऑफ 14% इंटरेस्ट फॉर एंटायर अमाउंट। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द ईपीएस फॉर बोथ प्लान्स फॉर EBIT level, EBIT levels या EBIT 20 lakhs and 40 lakhs। तो दो EBIT पे हमें EPS कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन EBIT भी हमें दिख जाएगा। दो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, है ना, दो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक को 20 लाख पे हमारे को दो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स को देख लेना है, 40 lakhs पे दो फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स को देख लेना है। आपको ईपीएस का बिहेवियर ऑटोमेटिकली 100% क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी हैव नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन हैंड, तो 10 लाख का हमारे पास ऑलरेडी, 10 लाख इक्विटी शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी है। एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपये का है। टैक्स रेट इज 50%, द कंपनी इज इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्लान टू रेज 100 lakhs, उसे क्या करना है, रेज करना है फॉर इन्वेस्टमेंट इन सम प्रोजेक्ट।
फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव दो हैं, या तो आप इक्विटी शेयर इशू कर दो 10 लाख, या फिर आप डेट रेज कर लो 14% इंटरेस्ट पे. व्हाट विल बी द ईपीएस फॉर बोथ प्लान्स फॉर ईबीआईटी 20 lakhs and 40 lakhs. अब 20 lakhs and 40 lakhs पे what we have to do is we have to calculate the EPS for both of the plans. दोनों प्लान के लिए हमें क्या करना है, EPS को कैलकुलेट करना है. जरा सोचो आप कैसे करोगे आप. आपने क्या कहा, आपने कहा सर मेरे पास दो प्लान है ना. तो वी हैव ऑल्टरनेटिव 1 and we have alternative 2. So we have two alternatives. दो ऑल्टरनेटिव हैं. पहला ऑल्टरनेटिव क्या है, इक्विटी शेयर्स. दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है मेरे पास, डेट. सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज डेट. जब हम ईबीआईटी की बात करते हैं तो दो ईबीआईटी लेवल है हमारे पास दोनों प्लान में. 20 लाख का ईबीआईटी लेवल एंड 40 लाख का ईबीआईटी लेवल. हियर आल्सो वी विल हैव 20 lakhs ईबीआईटी लेवल एंड 40 lakhs ईबीआईटी लेवल. करेक्ट. क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट. अब जरा गौर करो इंटरेस्ट का क्या होगा. अगर हमने पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से फंड किया तो उस केस में तो मेरा इंटरेस्ट दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर हमने पूरा का पूरा डेट से रेज किया तो जरा सोचो हमें 100 lakhs चाहिए और 100 lakhs हमारे को फंड रेज करना है, और ये 100 lakh का मेरा क्या बनेगा, डेट बनेगा. 14% इंटरेस्ट रेट है, तो 100 lakhs का 14% मतलब 14 लाख का हमारा क्या बनेगा इधर, इंटरेस्ट बनेगा. सो देयर विल बी 14 lakhs ऑफ इंटरेस्ट दोनों में, 20 लाख वाले में भी और 40 लाख वाले में भी. तो 14 lakhs का हमारा क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया इधर. जरा देखो ये रह गया 20 लाख, दिस इज 40 lakhs. इन दिस केस 20 minus 40 14 तो 6 lakhs हुआ, और इन दिस 40 minus 14 तो 26 lakhs हो गया. ठीक है. तो दिस इज माई ईबीटी लेस टैक्स. 50% का टैक्स है. कितने का टैक्स है, 50% का टैक्स है. 50% इज द टैक्स रेट. 50% लगा दो, ये गया 10 लाख, इधर 20 lakhs, इधर 3 lakhs एंड इधर 13 lakhs. So we get what, EAT, earning after tax. In this case we have earning after tax of rupees 10 lakhs. Here 40 minus 20 20 lakhs. Here 6 minus 3 3 lakhs. Here 26 minus 13 lakhs. Okay, so this is my EAT. Now we have to get the preference dividend. है क्या, कुछ नहीं है ना, तो उसका सीन ही नहीं है, तो preference dividend की बात ही खत्म कर देते हैं. So this EAT is EAESH. This is the equity earning. Now what we have to see is the number of shares. देखो अगर all equity financed है अगर, तो ऑलरेडी मेरे पास 10 लाख शेयर हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, 10 लाख शेयर और इशू कर दिया, तो 10 lakhs plus 10 lakhs कितना हो गया, 20 लाख शेयर हो गया. दोनों केसेस में EBIT कुछ भी था, कितना शेयर हो गया मेरा, 20 lakhs. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 20 lakhs नंबर ऑफ शेयर्स हो गए. लेकिन अगर मैंने डेट से रेज किया था तो मेरा 10 लाख ही रह गया नंबर ऑफ शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स इन दिस केस इज व्हाट, 10 lakhs. तो व्हाट विल बी द EPS. सेकंड केस में तो चेंज नहीं होगा ना, तो ये हो जाएगा 10/20, तो 0.5. ठीक है. इस केस में क्या हो जाएगा, 20/20, 1 रह गया ये. इस केस में क्या हो जाएगा, 30/10. 3 लाख है और 10 lakhs है, तो यानी कि 0.30. और इस केस में क्या हो जाएगा, 13/10. 13 लाख है और 10 लाख है, 13 लाख है ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.30. 1.30. तो दीज आर डिफरेंट EPS व्हाट यू कैन सी. अब जरा गौर से देखो अपने सोल्यूशन को. 20 lakhs पे ऑल इक्विटी फाइनेंस में 20 lakhs पे आपका EPS 0.5 का था, और जब EBIT मेरा बढ़ा तो मेरा EPS क्या हो गया, बढ़ गया. EBIT मेरा कितने टाइम से बढ़ा है, 2 टाइम से बढ़ा है, उतने ही टाइम से आपको आपका EPS बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. करेक्ट. जब डेट फाइनेंसिंग पे गए तो ये हम 20 से कितने पे गए, 40 पे गए. 0.30 का मेरा क्या था, और जब 20 lakhs का था तो मेरे पास 0.30 का EPS था. लेकिन फिर हम कितने पे चले गए, 1.30 पे चले गए.
तो अगर आप इंक्रीमेंट देखोगे इन दिस केस, तो दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल, और ये हम जानते हैं कि मैग्नीफाइंग इफेक्ट हमारे को देखने को मिलता है विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ यू नो व्हाट, जब हमारी अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सेम है। जब 20 लाख था तो भी मेरा इंटरेस्ट मैं कितना पे कर रहा था, 14 लाख का पे कर रहा था। जब 40 लाख का मेरा EBIT हुआ तो भी इंटरेस्ट मेरा 14 लाख का ही है, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे ही इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ये बढ़ेगा, मेरा EAT क्या होगा, बढ़ जाएगा, इक्विटी अर्निंग विल इंक्रीज एंड सो द EPS। तो यहाँ मेरे को EPS का जो चेंज दिखा रहा है 0.30 से हम 1.30 चले गए। वैसे जब हम इक्विटी फाइनेंस पे थे तो इक्विटी फाइनेंस पे मेरे EBIT के बढ़ने से, जितने से EBIT बढ़ा था उतने से ही मेरा EPS बढ़ा है। तो आप एक बात तो देख सकते हैं कि ये लीवरेज का असर है, ये किसका इम्पैक्ट है, ये लीवरेज का इम्पैक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली हमारा EPS क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, राइट। तो हम जानते हैं टू सम एक्सटेंट इट विल हेल्प, आफ्टर दैट इट विल डेंट। हम ये तो सिंपल तरीके से क्या ध्यान में रखना है हमारे को, सिंपल तरीके से हमारे को ध्यान में रखना है EBIT, EPS, MPS एनालिसिस में व्हाट वी हैव टू डू इज, तो हम कहेंगे कि सर हमारे को क्या करना है, EPS पे इम्पैक्ट देखना है विद चेंजिंग EBIT। अच्छा, इस क्वेश्चन में वाला सिंपली हमने देख लिया यहाँ की 0.30 था जब हमारे पास क्या था, 20 लाख का EBIT था, लेकिन जैसे ही EBIT 40 लाख हुआ, इन दैट केस 1.30, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा सेम है, तो सेम इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, दोनों में सेम इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, तो यहाँ जाहिर सी बात है EPS क्या होगा, बूस्ट होगा। तो ये 0.30 से कितना चला गया, 1.30 चला गया, है ना, 0. जबकि ये 0.5 से 1 गया है, 0.5 टू कितना गया है, 1 गया है, 2 टाइम्स गया है। ये 2 टाइम्स क्यों गया है, क्योंकि आपका EBIT भी 2 टाइम्स से बढ़ा था, यही हम कह रहे थे बार बार। और यहाँ जबकि हमारे को डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, द टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट, राइट। सो दिस इज योर EBIT EPS एनालिसिस एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड विद इट, राइट। हम यहाँ रुकेंगे इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं आपको आगे ले चलूंगा, एंड वी विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी विल हैव टू डील विद ड्यूरिंग डूइंग दिस EBIT EPS MPS एनालिसिस। तो अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल यहीं विराम करते हैं। So keep working hard, keep shining. See you in next lecture. Thank you everyone. Bye bye. Take care.